घबराने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ये शब्द 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हुए, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि ये शब्द ही सबसे ज्यादा घबराने के कारण बनेंगे। आज भी जब मैं अपने पत्रकार दोस्तों से बात करता हूं जो उम्रदराज तो हैं और जिन्होंने इमरजेंसी देखा है, तो वे कहते हैं कि अगर इमरजेंसी को अमावस्या से भी ज्यादा काली कहें तो ये सिर्फ एक शब्द गलत नहीं होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री कोई फैसला ले तो उनका ही मंत्रिपरिषद उनसे सहमत ना हो। विपक्ष पार्टी की तो खैर अलग ही बात है। देशवासियों के लिए यह खबर उतनी ही अप्रत्याशित थी जितनी इंदिरा गांधी के कैबिनेट मंत्रियों के लिए, जिन्होंने इस घोषणा से कुछ घंटे पहले ही सूचित किया गया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पिछली रात ही आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तुरंत बाद दिल्ली के अखबारों के प्रेस पर बिजली कटौती कर दी गई, जिससे अगले 2 दिनों तक कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सका। 26 जून की सुबह सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक कि नसबंदी, जो एक व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा था, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला था, इसे इमरजेंसी के दौरान इस तरीके से लागू किया गया कि गरीबों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया गया। तो आज हम भारत के संविधान को लहूलुहान करने वाले दिन के बारे में बात करेंगे। एक समय जब भारत में डिक्टेटरशिप लाने का मौका ढूंढा गया था, पर वो नामुमकिन रहा था। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार था जब इमरजेंसी लगाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तीसरी बार था जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। पहला 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान, दूसरा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, और यह एकमात्र ऐसा आपातकाल था जिसे आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1975 के आपातकाल के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। 1975 के आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, चुनाव स्थगित किए गए, विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। सरकार के अनुरूप कुछ कानूनों को फिर से लिखा गया। आपातकाल लगाने का उद्देश्य अगर उस समय के सरकार की नजरों से देखें तो देश में 21 महीने तक चले आपातकाल का उद्देश्य आंतरिक अशांति को नियंत्रित करना था, जिसके लिए संवैधानिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता वापस ले ली गई थी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र हित के संदर्भ में इस कठोर कदम को 3 मुख्य आधारों पर उचित ठहराया था। पहला, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के कारण भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में थे। दूसरा, उनका मानना था कि तेजी से आर्थिक विकास और वंचितों के उत्थान की आवश्यकता थी। और तीसरा, उन्होंने विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी जो भारत को अस्थिर और कमजोर कर सकती थी। इस तरह 1975 का आपातकाल भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने देश के संवैधानिक ढांचे और नागरिक अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाला। इमरजेंसी का निर्णय ने लोगों पर क्या प्रभाव डाला, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पर यह अजीब इसलिए भी है क्योंकि इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की मीटिंग बुलाए ही आपातकाल लगाने की सिफारिश तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कर दी। राष्ट्रपति ने 25 और 26 जून की मध्य रात्रि में इस सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। अगर किसी चीज को समझना है तो पहले उसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आपातकाल से पहले कैसा था देश का राजनीतिक माहौल। इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने और पीवी पर्स यानी जो राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते थे उसको खत्म करने जैसे फैसलों से उनकी छवि गरीबों के मसीहा के रूप में उभर आई थी। अपने सलाहकार और प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने इस छवि को और भी मजबूत कर दिया था। अब लोगों को लगने लगा था कि केवल इंदिरा ही गरीबों के लिए संघर्ष कर रही हैं। मार्च 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। 518 में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज्यादा यानी 352 सीटें हासिल हुई। इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनी गई। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था, जो वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता रहे थे और इंदिरा गांधी से कई नीतिगत मतभेद रखते थे। लेकिन उसके बाद आता है राजनीति में एक नया मोड़, तो कहीं ना कहीं इसे भी आपातकाल के पीछे का कारण कहा जा सकता है।
और वो था कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनके वकील शांति भूषण ने राजनारायण से इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वकील शांति भूषण ने सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पुख्ता सबूत था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। देश में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का माहौल था। ऐसे में इंदिरा के होते किसी और को प्रधानमंत्री बनाना कठिन था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डीके बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए और प्रधानमंत्री का पद किसी और को सौंप दें। जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी, तब संजय गांधी आए। उन्होंने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि वे इस्तीफा ना दें। संजय ने समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद किसी और को दे दिया तो वह व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा और पार्टी में उनकी पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी संजय के तर्कों से सहमत हो गई और उन्होंने तय किया कि वे इस्तीफा देने के बजाय इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस केस की सुनवाई जज वी.आर. कृष्णा अय्यर ने की। उन्होंने कहा कि वे इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती हैं। कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार और गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन शुरू हो गया। चलिए जानते हैं कि असल में आखिर क्या कारण थे कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। क्या सत्ता की लालच और कुर्सी में बने रहने की चाह इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि देश में गरीबों की नसबंदी तक करा दी जाती है। देश के चौथे पिलर कहे जाने वाले मीडिया पर बैन लगा दिया जाता है। 28 जून 1975 को जाने माने अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस इमरजेंसी के खिलाफ एक खाली पेज को पब्लिश करके प्रदर्शन किया था। इमरजेंसी के पीछे के और क्या क्या संभावित कारण थे, चलिए जानते हैं। पहला है नवनिर्माण आंदोलन, जो कि गुजरात से है। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने स्कूल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हड़ताल शुरू की। एक महीने बाद गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसे नवनिर्माण आंदोलन या पुनर्जीवन आंदोलन कहा गया। उस समय गुजरात कांग्रेस के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में था, जिनकी सरकार भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात थी। छात्रों के विरोध ने जोर पकड़ा और जल्द ही कारखानों के कामगार और अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हो गए। पुलिस के साथ झड़पें, बसों और सरकारी दफ्तरों में आगजनी और राशन की दुकानें पर हमले रोजमर्रा की घटनाएं बन गई। फरवरी 1974 तक केंद्र सरकार को इस आंदोलन पर कार्रवाई करनी पड़ी। विधानसभा को निलंबित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मार्च 1975 में मोरारजी देसाई के आमरण अनशन के चलते इंदिरा गांधी ने विधानसभा भंग कर दी और जून में नए चुनाव की घोषणा की। दूसरा है जेपी आंदोलन। गुजरात आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर बिहार में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ। मार्च 1974 में बिहार में एक छात्र विरोध शुरू हुआ, जिसे विपक्षी ताकतों का समर्थन भी मिला। इसे 71 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी कहा जाता था, ने नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी ने बिहार में विधानसभा को निलंबित नहीं किया, लेकिन जेपी आंदोलन ने आपातकाल घोषित करने के उनके निर्णय को प्रभावित किया। जेपी ने छात्रों को कक्षाएं छोड़कर समाज की सामूहिक चेतना बढ़ाने का आह्वान किया। जून 1974 में जेपी ने पटना की सड़कों पर एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने विधायकों पर दबाव डालने का आह्वान किया कि वे इस्तीफा दें ताकि कांग्रेस सरकार को गिराया जा सके।
जेपी ने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों का दौरा किया, छात्रों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों को अपने आंदोलन में शामिल किया। 1971 में कुचले गए विपक्षी दलों ने जेपी में गांधी के खिलाफ खड़ा होने के लिए एक लोकप्रिय नेता देखा। तीसरा है रेलवे का विरोध। बिहार के आंदोलनों के साथ साथ देश में सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल भी हो रही थी। मई 1974 में 3 हफ्तों तक चली इस हड़ताल ने वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को रोक दिया। इस आंदोलन में लगभग 10 लाख रेलवे कर्मचारी शामिल थे। गांधी की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा प्रहार किया, हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके परिवारों को उनके क्वार्टर से निकाल दिया गया। और चौथा है राजनारायण का फैसला। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों, ट्रेड यूनियनों, छात्रों और बुद्धिजीवियों के बीच समाजवादी नेता राजनारायण ने 1971 के रायबरेली संसदीय चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत को भ्रष्ट आचरण के माध्यम से होने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए तय सीमा से अधिक धन खर्च किया और सरकारी अधिकारियों द्वारा उनका प्रचार किया गया। 19 मार्च 1975 को गांधी भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाली पहली व्यक्ति बनी जिन्होंने अदालत में गवाही दी। 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति सिन्हा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फैसला सुनाया कि गांधी का चुनाव रद्द कर दिया जाए, लेकिन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय दिया गया। 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सशक्त रोक लगाई। गांधी संसद में उपस्थित हो सकती थी, लेकिन तब तक मतदान नहीं कर सकती थी जब तक कि अदालत उनकी अपील पर फैसला नहीं सुना देती है। इस फैसले ने जेपी आंदोलन को और प्रेरित किया और उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का भी मानना था कि उनका इस्तीफा पार्टी के लिए लाभकारी होगा, लेकिन गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के एक दिन बाद एक अध्यादेश तैयार किया गया जिसमें आंतरिक आपातकाल की स्थिति घोषित की गई और राष्ट्रपति ने तुरंत इस पर हस्ताक्षर कर दिए। आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को लिखे पत्र में गांधी ने लिखा, हमें जानकारी मिली है कि भारत की सुरक्षा को आसन्न खतरा है और आपातकाल में इससे भी ज्यादा घिनौने और देश को झंझोड़ने वाले काम हुए थे और यही कारण था कि इसे एक काला धब्बा भी कहा जाता है। उन सब में से एक प्रमुख कारण था गरीब लोगों को जबरदस्ती किया जाने वाला नशबंदी, और वो भी प्रधानमंत्री की बेटी की हैसियत से आए संजय गांधी, जो कि भारतीय राजनीति में पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति थे। आपातकाल के दौरान भी उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था और उन्हें सरकारी कार्यप्रणाली का बहुत कम ज्ञान था। उनकी एकमात्र योग्यता थी कि वे प्रधानमंत्री के बेटे थे। उन्होंने एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज पर प्रतिबंध, वृक्ष शिक्षा कार्यक्रम और सामाजिक जाति को समाप्त करना शामिल था। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने नसबंदी को भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का केंद्र हिस्सा बना दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने नसबंदी नीति लागू करना शुरू कर दिया था। इन राज्यों ने नसबंदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इन्हें रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से उठा लिया जाता था, चाहे उनकी उम्र या वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। गरीब, अशिक्षित लोग, जेल के कैदी, फुटपाथ पर रहने वाले लोग, अविवाहित पुरुष, युवा विवाहित पुरुष और अस्पताल के मरीज सभी इस अभियान का शिकार बने। मतलब ये सबको पकड़कर उनका जबरदस्ती नसबंदी कराया गया था। संजय गांधी के प्रयासों ने नसबंदी शिविरों को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। उत्तर प्रदेश में नसबंदी शिविरों में प्रतिदिन 331 ऑपरेशन किए गए, जो बाद में बढ़कर 1578 प्रतिदिन और बाद में 5664 प्रतिदिन हो गए। इस प्रक्रिया में कई जबरन नसबंदी के मामले सामने आए। संजय गांधी ने कहा कि जबरन नसबंदी के सभी आंकड़े झूठे थे। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में संजय गांधी ने वॉशिंगटोमी शिविरों को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। यह कार्यक्रम उन राज्यों में सफल रहा जहां मुख्यमंत्री संजय गांधी के आदेशों का अंधाधुंध पालन कर रहे थे। इस दौरान कई राज्यों में हिंसक प्रतिरोध की घटनाएं सामने आई। कुलदीप नैयर की पुस्तक
द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया में कई घटनाओं का वर्णन है। उदाहरण के लिए सुल्तानपुर जिले के नरकादी गांव में पुलिस ने लोगों को जबरन नसबंदी के लिए इकट्ठा किया था, जिसके विरोध में लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया था। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे 13 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। आपातकाल के अंत के बाद नसबंदी के आंकड़े लगभग 1/5वें हिस्से तक गिर गए। इस दौरान सरकार ने आधिकारिक मृत्यु संख्या जारी नहीं की, लेकिन हजारों परिवारों ने गलत मृत्यु के मुकदमे जरूर दायर किए थे। भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में जहां 1 महीने में भी बिना देश के लोगों के चाहे आप सरकार नहीं चला सकते, इस देश में बिना किसी वोट के लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। साल था 1976 और तारीख था 4 फरवरी, जब देश की लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। मीडिया पर सेंसरशिप लागू करते हुए हर अखबार में एक सेंसर अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, जो समाचार को प्रकाशित करने की अनुमति देने से पहले उसे जांचता था, और ऐसा सिर्फ अब तक अंग्रेजों के समय पर ही होता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी का खतरा था। कई पत्रकारों को निशा और DIR के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी ना पहुंचे। उस समय पर जितने भी नेता थे और वे लोग जो इंदिरा सरकार के इस दमनकारी फैसले के खिलाफ थे, उन्हें भी बिना कुछ बताए जेल में डाल दिया गया। सरकार ने देश भर में हजारों प्रदर्शनकारियों और हड़ताल कर रहे नेताओं को नजरबंदी और जेल में डालने के लिए पुलिस बलों का इस्तेमाल किया है। इस कार्रवाई के तहत विजय राज सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवनराम कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी और जयपुर की विधवा रानी और अन्य विरोध नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया था। मोहन धारिया और चंद्रशेखर जैसे कांग्रेस नेताओं ने आपातकाल की घोषणा और संविधान में संशोधन के खिलाफ असहमति जताई, तो इन नेताओं ने अपनी सरकार और पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। क्षेत्रीय विपक्षी दलों के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। अब जानते हैं कि इमरजेंसी के खत्म होते ही क्या हुआ था। इमरजेंसी के अंत और चुनाव परिणाम। 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया। इसके बाद हुए छठे लोकसभा चुनाव में जनता ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर आपातकाल के दौरान हुए सभी जुल्मों का हिसाब ले लिया। जनता पार्टी ने सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले ली और मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुना गया। यह आजादी के बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली की सीट हार गई और कांग्रेस सिर्फ 153 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस प्रकार आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया, जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन और मीडिया की स्वतंत्रता का गला घोटा गया। जनता ने चुनाव के माध्यम से इसका बदला लिया और नई सरकार को चुना। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज। धन्यवाद।